welcome to part 5 video of our chapter number 1. इसमें हम बुक का पार्ट नंबर 4 मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली इंक्लूडिंग ब्रिटेन को कवर करेंगे। तो देखते हैं जर्मनी का देखते हैं। तो ये हमारा जर्मनी है, इस तरीके से बना था, ये देखते हैं। नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडल क्लास जर्मन्स who were in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. This liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy and military supported by large landowners called Junkers of Prussia. From then on, Prussia took the leadership of movement of national unification. तो जर्मनी जो थी वहाँ के मिडिल क्लास जर्मन्स में बहुत ज़्यादा फीलिंग जो थी डेवलप हो चुकी थी और 1848 में उन्होंने ट्राई भी करा कि जर्मन को जो है साथ में एज ए नेशन स्टेट बनाया जाए बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। और बट जो कंबाइंड फोर्सेस थी और मोनार्की थी उन्होंने इसको रिप्रेस कर दिया और इस नेशनलिज्म को जो है जो रेवोल्यूशन इन्होंने चलाया था उससे बंद करवा दिया था। बट बाद में प्रूशिया जो था उसने लीडरशिप ले लिया था नेशनल यूनिफिकेशन का। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification of Germany. In January 1871, Prussian King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. तो प्रूशिया जो था उसने जिम्मेदारी ले ली थी कि वो जर्मनी की यूनिफिकेशन करवाएगा। उसका जो प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ मिनिस्टर कुछ भी कह सकते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जो कि इस काम में बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। ही वॉज द मेन पर्सन ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आर्किटेक्ट था वो, जिस जो ये प्रोसेस थी यूनिफिकेशन की प्रूशियन आर्मी की हेल्प से उसने पूरी करी थी। 7 साल तक 3 वॉर्स हुई, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, जिसमें प्रूशिया जो था वो जीत गया और जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट हुई। और जनवरी 1871 में जनवरी में प्रूशिया का जो किंग था विलियम I उसे एज अ जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया वर्साइल्स की जो सेरेमनी थी वहां पर। यहाँ देखेंगे तो 3 वॉर्स हुई, दानिश प्रूशियन, ऑस्ट्रियो प्रूशियन और फ्रेंको प्रूशियन, यानी कि डेनमार्क और प्रूशिया के बीच में 1864 में, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में 1866 में, फ्रांस और प्रूशिया के बीच में 71 में। तो ये 3 वॉर्स हुई, प्रूशिया जीता और उसके बाद यूनिफिकेशन जो थी वो कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट है इटली की यूनिफिकेशन। तो ये है हमारा इटली। ये बना कैसे, पहले ये देखते हैं कि इसके 7 डिफरेंट स्टेट्स क्या थे, पार्ट्स क्या थे। पिडमोंट एंड सर्डेनिया, ये है पिडमोंट और सर्डेनिया का एरिया। लंबोदेरी, वेनेटिया, पाल्मा एंड मोडेना, ये वाला पार्ट। देन टस्कैनी, ये वाला पार्ट। पापल स्टेट एंड किंगडम ऑफ टू सिलीज इसका किंगडम। ये 7 हमारे जो इटली थी यूनिफिकेशन के पहले इसके पार्ट्स थे, बाद में इन सबको जीता गया था और इटली बनाया गया था। तो इसमें 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है ग्यूसेपे मैज़ीनी, पहले हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में ग्यूसेपे मैज़ीनी के बारे में, लिबरल्स में पढ़ा था ना कि अंडरग्राउंड जो मीटिंग्स होती थी उनका एक एग्जाम्पल था ग्यूसेपे मैज़ीनी। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली की और इन्हें इटली का सोल कहा जाता है। ही इज द सोल ऑफ इटली, आत्मा है ये इटली की। यूनिफिकेशन जब हो रही थी तो आत्मा थे। ही ट्राइड टू पुट इटली टुगेदर इन 1831 एंड 1848। 1831 से 48 तक
इन्होंने बहुत कोशिशें करी कि इटली को साथ में रखा जाए, बट वो फेल हुए और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो विक्टर इमैनुअल टू को दे दी गई थी। एक नाम आता है कैवियर का, जो कि इटाली की जो यूनिफिकेशन है उसमें आर्किटेक्ट हैं और इन्हें इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। कौन है बिस्मार्क? जर्मन यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क था, वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो ये भी यहाँ पे आर्किटेक्ट है और इन्हें इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट नाम है गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, जिसने लोकल पीजेंट्स की हेल्प से आर्मी बनाई थी और कैवियर को हेल्प करा था। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. Like any other wealthy and educated member of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. जो चीफ मिनिस्टर कैवियर थे उनको फ्रेंच ज़्यादा अच्छे से आती थी एट कंपेयर टू इटालियन, ठीक है। ना ही वो कोई रेवोल्यूशनरी थे, ना ही वो कोई डेमोक्रेट थे, वो आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस की, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इटली, ठीक है। तो इनको फ्रेंच ज़्यादा अच्छे से आती थी, उन्होंने फ़ायदा उठाया, फ्रांस के साथ एक अलायंस करा और जिसकी हेल्प से सर्डेनिया और पिडमोंट का जो एरिया था वो उन्होंने कवर करा। देखे कौन सा था सर्डेनिया पिडमोंट एरिया? ये रहा सर्डेनिया और पिडमोंट, यानी कि फर्स्ट स्टेट इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्स को हरा करके जीत लिया था इन 1859। अब यहाँ पर गैरिबाल्डी की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेप्पे गैरिबाल्डी जॉइन्ड द फायर। In 1860, they marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler. In 1861, Victor Emmanuel was proclaimed King of United Italy. यानी कि जो गिउसेप्पे गैरिबाल्डी थे, उन्होंने जो लोकल पीजेंट थे जो कि सब चीज़ों से परेशान हो चुके थे, उनके अंदर नेशनलिज्म भरा, नेशनलिस्ट की फीलिंग भरी, उनको अपनी तरफ कर लिया और उन्हें वॉलेंटियर्स बनाया और उनकी हेल्प से लड़ाई लड़ी। 1860 में वो साउथ इटली में गए, साथ ही साथ जो किंगडम थे टू सिलीज के उनको उन्होंने जीता। बाय स्पेनिश रूलर्स को हराया और उनको जीत करके इटली को बनाया गया था। और 1861 में विक्टर एम्यूल टू को यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम करा गया था, दैट ही वाज द किंग। 1858 में इन दोनों एरियाज को जीते गए विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, कैवियर ने करवाया था। ये सारा एरिया जो है ये 1858 से 60 में जीता गया, ये 60 में जीता गया था जो किंगडम ऑफ टू सिलीज था। 1870 और 1866 यानी कि 70 तक इनका जो प्रोसेस थी यूनिफिकेशन की वो चलती रही और 71 में विक्टर एम्यूल टू को इनका किंग बनाया गया था। अब थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन किस तरीके से बना ये देखेंगे अभी। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। In Britain, the formation of nation state was not a result of a sudden upheaval of the revolution. It was the result of long drawn out process. कोई भी एक जो अपहील या रिवॉल्यूशन थी उसका रिजल्ट नहीं था, बहुत ही लंबी प्रोसेस थी। कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था टिल 18th सेंचुरी, बट बाद में जो एथनिक ग्रुप्स थे इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट और इरिश, इन सब को मिलाया गया और ग्रेट ब्रिटेन जो था वो बनाया गया, जिसके अंदर इंग्लिश पार्लियामेंट सेट करा गया, वो इंग्लिश नेशन बनाया गया था, which steadily grew in wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nations of Iceland. जो इंग्लिश नेशन था यानी कि इंग्लैंड जो था उसने दूसरे नेशंस को जीता और ग्रेट ब्रिटेन बनाया। किस तरीके से बनाया ये देखते हैं। पहले इंग्लैंड था, इंग्लिश नेशन था, इसने स्कॉटलैंड को जो था अपने साथ लिया, फिर ये फ्लैग बना था, फिर आयरलैंड को और साथ में ले लिया और फिर ग्रेट ब्रिटेन बना। कैसे बना? इट वॉज डन अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन इन 17
107। तो पहले स्कॉटलैंड को लिया गया था। बेसिकली इंग्लैंड जो था उसने स्कॉटलैंड को सप्रेस करा, उस पर दबाव डाला कि वो उनके साथ ज्वाइन करें। हाथ को उन्होंने कहा कि तुम्हें स्कॉटिश लैंग्वेज नहीं बोलने दी जाएगी, नेशनल ड्रेस पहनने नहीं दी जाएगी, और बाय द फोर्स उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंदर मिला लिया। स्कॉटलैंड मिल गया। उसके बाद ओरिजिनल यूनियन फ्लैग बना था 1606 में, इसको प्लस इसको करा गया तो ये हमारा फ्लैग बन गया था इनका। बट बाद में आयरलैंड को ऐड करा गया। आयरलैंड जो था उसके अंदर दो टाइप्स की कह सकते हैं लोग रहते थे, दो डाइवर्सिटीज थी वहाँ पर, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स जो थे वो कम नंबर में थे, कैथोलिक्स ज़्यादा नंबर में थे, प्रोटेस्टेंट्स कम नंबर में थे। इंग्लिश यानी इंग्लैंड जो था प्लस स्कॉटलैंड जो बना था इंग्लैंड, उसने किसको सप्रेस करा? कैथोलिक्स को, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करा। वॉल्फे-टोनी जो था उसने स्टॉप करने की कोशिश करी इनको, यानी कि जो वॉर हो रही थी उसमें रोकने की कोशिश करी थी 1798 में, बट वो हार गया था। उसके बाद आयरलैंड को फोर्सली यूनाइटेड किंगडम में ऐड करा गया था 1801 में, और ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। यानी कि मेनली जो है यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1701 में पास करा गया था, उसके अंडर ही ग्रेट ब्रिटेन बना था। एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया जिसके अंदर इंग्लिश कल्चर था, न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स बनाए गए, एक नया फ्लैग ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया यूनियन जैक, नेशनल एंथम बनाया गया गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज तो थी वहाँ पर, उन्हें प्रमोट करा गया, और जो पुराने नेशंस थे उनको एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स वहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर हमने 3 यूनिफिकेशंस पढ़ी, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। ये इनका ब्रीफ है। जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क ने जो थी मूवमेंट करी थी, 7 साल इन्होंने लड़ाई करी, उसके बाद विलियम वन को जो था किंग बनाया गया था। इटली में 4 लोगों के नाम आए, गियुसेप्पे मैज़िनी जिसने यंग यूरोप और इटली बनाया, गियुसेप्पे गरिबाल्डी जिसने आर्म्ड वॉलेंटियर्स बनाए, उसे बिस्मार्क भी कहा जाता है और स्वॉर्ड भी कहा जाता है इटली का। केवर इसने जो था यूनाइट इटली बनाने की मूवमेंट करी थी, साथ ही साथ अपने साथ फ्रांस को लिया और जीता गया था जो पिडमेंट और साइडम का एरिया था। और विक्टर एम्यूल टू जो था 1861 में उसे किंग बनाया गया था। ब्रिटेन का भी हमने देखा जिसके अंदर इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश कम्युनिटी को जो था बनाया गया था, ज्वाइन करा था। एक्ट ऑफ यूनियन में जो था इन तीनों को मर्ज करा गया था और ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। आई एम सेइंग अगेन, रीड एनसीईआरटी। Thank you guys for watching this video till end.